नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने न केवल मेरे परिवार को बल्कि पूरे ब्रिटेन के एक बहुत बड़े और घमंडी घराने को घुटनों पर ला दिया। यह कहानी है भारत की महानता की। यह कहानी है उस भारत की जिसे दुनिया कभी सपेरों का देश समझती थी, लेकिन आज वही दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक अहंकारी अंग्रेज जो खुद को दुनिया का मालिक समझता है पहली बार भारत की पवित्र मिट्टी पर कदम रखता है तो क्या होता है, उसका भ्रम कैसे टूटता है? आज की कहानी हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से प्यार करता है। मेरा नाम सोफी है। मैं लंदन के एक बहुत पुराने और रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पिता लॉर्ड विलियम एक ऐसे इंसान थे जो आज भी उसी पुराने दौर में जी रहे थे जब अंग्रेज दुनिया पर राज करते थे। उनके लिए एशिया के लोग, खास तौर पर भारतीय, सिर्फ उनके नौकर बनने के लायक थे। हमारे घर में चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, दीवारों पर महंगे चित्र टंगे थे, लेकिन उस घर की हवा में एक अजीब सा अहंकार घुला हुआ था। मेरे पिता अक्सर खाने की मेज पर भारत का मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, सोफी, भारत में तो सिर्फ धूल, गरीबी और भीड़ है। वहाँ के लोगों को तो अभी तक यह भी नहीं पता कि चम्मच और कांटे से खाना कैसे खाया जाता है। मैं चुपचाप सुनती रहती थी। मुझे क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी यह सोच चकनाचूर होने वाली है। वह एक आम सुबह थी। लंदन का मौसम हमेशा की तरह उदास था। मैं अपनी नौकरी पर जाने के लिए भूमिगत ट्रेन का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग अपनी अपनी धुन में थे, कोई मोबाइल देख रहा था तो कोई अखबार। तभी अचानक मेरे सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति के सीने में तेज दर्द हुआ। वह जोर से चिल्लाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लंदन के लोग अक्सर दूसरों के मामलों में नहीं पड़ते। सब तमाशबीन बने देख रहे थे। वह बुजुर्ग तड़प रहे थे, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। मैं भी डर गई थी। मेरे पैर जैसे जम गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक सामने आया। उसका रंग गेहुआन था, आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने महंगे सूट बूट नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण सी शर्ट और पैंट पहनी थी, लेकिन उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। वह बिना एक पल गंवाए उस बुजुर्ग के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने तुरंत उस बुजुर्ग की कलाई पकड़ी और नब्ज जांची। फिर उसने अपनी जेब से कुछ नहीं निकाला, बस अपनी हथेलियों को रगड़ा और उस बुजुर्ग के सीने पर एक खास तरीके से मालिश करने लगा। वह साथ ही साथ उस बुजुर्ग के कान में बहुत ही शांत आवाज में कुछ कह रहा था। शायद वह उन्हें हौसला दे रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, क्या किसी के पास पानी है? उसकी आवाज में एक अधिकार था, लेकिन साथ ही एक विनम्रता भी। एक महिला ने बोतल दी। उसने बहुत सावधानी से बुजुर्ग के होठों को गीला किया। वह कोई साधारण डॉक्टर नहीं लग रहा था। वह जिस तरह से उस बुजुर्ग की सेवा कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही पिता की सेवा कर रहा हो। हमारे यहाँ डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, लेकिन वह युवक सेवा कर रहा था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस के आने से पहले ही उस बुजुर्ग की सांसें सामान्य हो गईं। उन्होंने आंखें खोलीं। उस युवक ने हाथ जोड़कर, जी हाँ, वही भारतीय तरीका, हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा? बाबा, मैंने सोचा वह उस अनजान अंग्रेज को पिता कहकर बुला रहा था। यह मेरे लिए बहुत ही अजीब था। एम्बुलेंस आई और उस बुजुर्ग को ले गई। सब लोग उस युवक के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन वह युवक वहां रुका नहीं उसने किसी से अपनी तारीफ सुनी। वह बस अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं दौड़कर उसके पास गई। सुनिए, मैंने जोर से कहा। वह रुका और पलटा। उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। आपने आज एक जान बचाई है। आप कौन हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने पूछा। उसने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ। मैं भारत से हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी यह एक इंसान का फर्ज निभा रहा था। अर्जुन, मैंने नाम दोहराया। आपने उस बुजुर्ग को बाबा क्यों कहा? आप तो उन्हें जानते भी नहीं थे। अर्जुन हंसा। उसकी हंसी में एक खनक थी। मैम, हमारे भारत में हम बुजुर्गों को भगवान का रूप मानते हैं, चाहे वह कोई भी हो। अगर वह उम्र में मुझसे बड़े हैं
तो वह मेरे पिता समान है। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। लंदन की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, जहाँ बेटा अपने पिता को नहीं पूछता, वहाँ यह अजनबी भारत से आकर एक अंग्रेज बुजुर्ग को पिता मान रहा था। क्या मैं आपको एक कॉफ़ी पिला सकती हूँ? धन्यवाद के तौर पर मैंने झिझकते हुए पूछा। माफ़ कीजिएगा, मुझे अस्पताल जाना है, मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है। धन्यवाद। उसने फिर से हाथ जोड़े और भीड़ में गायब हो गया। उस दिन घर लौटते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ अर्जुन का चेहरा और उसकी बातें घूम रही थीं। रात के खाने पर मैंने अपने पिता को यह किस्सा सुनाया। मुझे लगा था कि वह खुश होंगे कि किसी ने एक जान बचाई। पिताजी, आज मैंने एक असली हीरो को देखा। वह भारत से था। उसका नाम अर्जुन था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बुजुर्ग को बचाया। मैंने उत्साह से कहा। मेरे पिता ने वाइन का गिलास मेज पर पटका। उनकी आंखों में गुस्सा था। सोफी, तुम एक भारतीय की तारीफ कर रही हो। वे लोग सिर्फ नाटक करना जानते हैं। जरूर उसने बाद में उस बुजुर्ग से पैसे मांगे होंगे। यह सब उनकी चाल होती है। वे गरीब देश के लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं पिताजी, उसने तो मेरा शुक्रिया भी नहीं लिया। उसने कहा कि उनके संस्कार उन्हें बड़ों की इज्जत करना सिखाते हैं। मैंने प्रतिवाद किया। संस्कार? पिता ने हिकारत से कहा। ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत यह है कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। वहाँ के लोग हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते। तुम इन लोगों से दूर रहा करो। हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरा दिल टूट गया। मेरे पिता की आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा था। लेकिन मुझे पता था कि अर्जुन ने जो किया वह कोई नाटक नहीं था, वह सच्चाई थी। और नियति ने तय कर रखा था कि हमारी मुलाकात यही खत्म नहीं होगी। कुछ दिनों बाद किस्मत हमें फिर से एक साथ ले आई। लंदन के एक बड़े पार्क में वीकेंड पर बहुत भीड़ थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ वहां थी। अचानक वहां शोर मच गया। एक छोटा बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा था, उसके गले में कुछ फंस गया था। बच्चा नीला पड़ रहा था। उसकी माँ चीख रही थी, कोई मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी वही चीते जैसी फुर्ती, वही चेहरा। अर्जुन वहां भी मौजूद था। वह बिजली की गति से आया। उसने बच्चे को पीछे से पकड़ा और उसके पेट को जोर से दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अचानक बच्चे के गले से वह टुकड़ा बाहर निकल आया। बच्चा जोर से रोने लगा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे की मां अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अर्जुन ने तुरंत उस महिला को उठाया और कहा, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? यह तो मेरा धर्म था। भारत में हम मानते हैं कि अगर हम किसी के काम आ सकें तो यह ईश्वर की कृपा है। इस बार मैं उसे जाने नहीं देने वाली थी। मैं भीड़ को चीरती हुई उसके पास पहुंची। डॉक्टर अर्जुन, मैंने आवाज दी। उसने मुझे पहचाना और मुस्कुराया। अरे, आप वही हैं ना, स्टेशन वाली? हाँ, सोफी। लगता है भगवान बार बार हमें मिला रहे हैं। अब आप मना नहीं कर सकते। आपको मेरे साथ चाय पीनी ही होगी। अर्जुन मान गया। हम पास के एक कैफे में बैठे। वहां मैंने जाना कि अर्जुन सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है। वह भारत के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जिसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और आज लंदन के सबसे बड़े अस्पताल में न्यूरोसर्जन है। मेरे पिताजी एक किसान हैं, अर्जुन ने गर्व से बताया। उन्होंने मिट्टी में पसीना बहाकर मुझे पढ़ाया। वह कहते थे, बेटा, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपनी भारत माँ का नाम कभी मिट्टी में मत मिलने देना। उसकी आंखों में अपने देश और पिता के लिए जो सम्मान था, वह मैंने आज तक किसी अंग्रेज युवक की आंखों में नहीं देखा था। हमारे यहाँ तो लोग 18 साल के होते ही माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन अर्जुन, जो इतना बड़ा डॉक्टर था, आज भी अपने गांव और मिट्टी की बातें करते हुए भावुक हो रहा था। मैंने पूछा, अर्जुन, मेरे पिता कहते हैं कि भारत बहुत गरीब है, क्या यह सच है? अर्जुन के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, सोफी जी, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। हो सकता है कि हमारे पास पश्चिम जितनी दौलत न हो,
लेकिन हमारे पास जो संतोष, जो अपनापन और जो संस्कृति का खजाना है, वह दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। और रही बात विकास की, तो आप एक बार मेरे देश आइए। मेरा भारत बदल रहा है। आज हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश हैं। हम वो देश हैं जो पूरी दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां भेजता है। उसकी बातों में एक नशा था, एक सच्चाई थी। मुझे अर्जुन से प्यार हो गया था। उसके पैसों से नहीं, उसके रुतबे से नहीं, बल्कि उसकी उस भारतीय आत्मा से जो इतनी पवित्र और सच्ची थी। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। जब मैंने घर जाकर पिता को बताया कि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ, तो घर में भूचाल आ गया। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या, एक भारतीय? क्या तुम पागल हो गई हो सोफी? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगी? मैं अपनी बेटी की शादी उस देश के लड़के से कभी नहीं करूंगा जहां लोग सड़कों पर सोते हैं। पिताजी, आप गलत हैं। अर्जुन दुनिया का बेहतरीन सर्जन है और वह एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं रोते हुए गिड़गिड़ाई। सर्जन होगा अपने वहां? पिता ने चिल्लाकर कहा। लेकिन वह हमारे स्तर का नहीं है। मैं उसे अभी बुलाता हूं और उसकी औकात दिखाता हूं। अगले दिन अर्जुन को हमारे महल जैसे घर में बुलाया गया। मेरे पिता ने उसे नीचा दिखाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जब अर्जुन आया तो उसने अपनी आदत के अनुसार झुककर मेरे पिता को नमस्ते कहा। मेरे पिता ने हाथ नहीं मिलाया, बस दूर से ही हिकारत से देखा। तो तुम हो वह लड़का जिसने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रखा है? मेरे पिता ने कड़वाहट से पूछा। सुनो नौजवान, तुम चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, लेकिन तुम रहोगे एक भारतीय ही। तुम्हारी संस्कृति हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी बेटी को वह सुख दे पाओगे जो मैं देता हूँ? अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने कोई बदतमीजी नहीं की, नहीं आवाज ऊंची की। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, सर, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आप पिता हैं, आपको चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन आप मेरे देश के बारे में जो राय रखते हैं, वह शायद पुरानी किताबों से बनी है। मैं आपको चुनौती नहीं, निमंत्रण देने आया हूँ। निमंत्रण? पिता चौंके। जी हाँ, आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे परिवार के साथ भारत चलिए। मेरे मेहमान बनिए। अगर वहां जाकर अपनी आंखों से मेरा भारत देखकर भी आपकी राय नहीं बदली, तो मैं वादा करता हूं कि मैं सोफी की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह एक बहुत बड़ा दांव था। अर्जुन अपनी मोहब्बत को अपने देश के भरोसे पर दांव पर लगा रहा था। मेरे पिता हंसे, एक क्रूर हंसी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं चलूंगा तुम्हारे भारत, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सही हूं और तुम गलत। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे उस महान देश में मुझे दिखाने लायक क्या है। और इस तरह हमारी यात्रा तय हुई। हम भारत जा रहे थे। मेरे पिता अपनी नाक सिकोड़े हुए थे, यह सोचकर कि उन्हें गंदगी और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह जिस विमान में बैठने वाले हैं, वह उन्हें सिर्फ दूसरे देश नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां मेहमान को भगवान माना जाता है। भाग 2, पहला झटका, नया भारत। यात्रा लंबी थी। पूरे रास्ते फ्लाइट में मेरे पिता, लॉर्ड विलियम, मुंह बनाए बैठे थे। वह बार बार अपनी महंगी घड़ी देख रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, सोफी, तैयार हो जाओ। वहां हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही हमें धूल, गर्मी और भिखारियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि वहां सड़कों पर गायें घूमती हैं और ट्रैफिक का कोई नियम नहीं होता। हमें अपनी पानी की बोतलें भी यहीं से ले लेनी चाहिए, वहां का पानी पीने लायक नहीं होगा। मैं चुप थी। अर्जुन अपनी सीट पर शांत बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार विमान के पहियों ने जमीन को छुआ। पायलट ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर उतर चुके हैं। मेरे पिता ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में उतर रहे हों। चलो सोफी, उन्होंने कहा, अपनी नाक पर रुमाल रख लो। बदबू बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही हम विमान से बाहर निकले और एरोब्रिज से होते हुए टर्मिनल 3 में दाखिल हुए, मेरे पिता के कदम अचानक रुक गए। उनके सामने जो नज़ारा था, उसने उनकी बोलती बंद कर दी थी। धूल, गंदगी, गर्मी, वहां तो सिर्फ चकाचौंध थी। मीलों तक फैला हुआ चमचमाता फर्श, जिस पर आप अपना चेहरा देख सकते थे।
ऊंची ऊंची छतें, सुंदर कालीन और दीवारों पर लगी तांबे की वो विशाल मुद्राएं जो भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतीक थीं। यह दिल्ली है? मेरे पिता हकलाए। लेकिन यह तो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से भी ज्यादा आधुनिक लग रहा है। यह इतनी सफाई कैसे है? अर्जुन मुस्कुराया। सर, यह नया भारत है। हम सफाई में भी अब दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं। असली झटका तो अभी बाकी था। इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनें देखकर मेरे पिता ने माथा पीट लिया। ओह, अब यह घंटों खड़े रहना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई सिस्टम नहीं होता। तभी अर्जुन हमें एक अलग रास्ते पर ले गया। वहाँ कोई लाइन नहीं थी। वहाँ एक मशीन लगी थी। इधर आइए सर, अर्जुन ने कहा। बस कैमरे की तरफ देखिए। क्या, बिना पासपोर्ट दिखाए? बिना कागजी कार्रवाई के? पिता हैरान थे। जी हाँ, इसे डिजी यात्रा कहते हैं। यह फेस रिकॉग्निशन तकनीक है। आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास है। दुनिया के कई विकसित देशों में भी अभी यह तकनीक पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन भारत में यह आम है। 1 सेकंड में गेट खुल गया। मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस देश को वह पिछड़ा समझ रहे थे, वहां की तकनीक लंदन से भी तेज थी। सामान लेकर जब हम बाहर आए तो वहां न कोई शोर था, न कोई धक्का मुक्की, सब कुछ अनुशासित था। अर्जुन ने अपने फोन पर एक बटन दबाया और 2 मिनट के अंदर एक शानदार इलेक्ट्रिक कार हमारे सामने आकर रुक गई। टैक्सी? मेरे पिता ने पूछा। क्या यह सुरक्षित है? क्या ड्राइवर हमें लूटेगा तो नहीं? अर्जुन हंसा। सर, यह ऐप आधारित टैक्सी है। ड्राइवर का पूरा बायोडाटा, जीपीएस ट्रैकिंग सब आपके फोन पर है। और देखिए, यह इलेक्ट्रिक गाड़ी है। भारत प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। हम गाड़ी में बैठे। मेरे पिता खिड़की से बाहर देख रहे थे। शायद वो अभी भी उस गंदे भारत को ढूंढ रहे थे जिसकी तस्वीर उनके दिमाग में थी। लेकिन उन्हें क्या दिखा? चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ हरियाली, सुंदर फ्लाईओवर और रंग बिरंगे फूलों से सजे डिवाइडर। यह सड़क? पिता बुदबुदाए। यह इतनी चिकनी कैसे है? मैंने तो सुना था यह सड़कों में गड्ढे होते हैं। सर, हम अभी एक्सप्रेसवे पर हैं, अर्जुन ने गर्व से कहा। आज भारत में हर दिन 30-40 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। हमारा रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। बीच में अर्जुन ने ड्राइवर से कुछ कहा। ड्राइवर ने एक छोटी सी दुकान के पास गाड़ी रोकी। क्या हुआ? पिता ने पूछा। सर, भारत आए हैं तो यहाँ की मसाला चाय पिए बिना कैसे जाएंगे? अर्जुन ने कहा। मेरे पिता ने नाक सिकोड़ी। सड़क किनारे की चाय? क्या यह सुरक्षित है? और मेरे पास तो यहाँ की करेंसी रुपये भी नहीं है। मैं इसे पाउंड कैसे दूंगा? हम नीचे उतरे। एक साधारण सा चाय वाला था। उसने मिट्टी के कुल्हड़ में धुआं छोड़ती हुई अदरक वाली चाय दी। खुशबू इतनी थी कि मेरे पिता भी मना नहीं कर पाए। चाय पीने के बाद मेरे पिता ने अपना लेदर का वॉलेट निकाला। कितने पैसे हुए? उन्होंने अंग्रेजी में पूछा। चाय वाले ने हिंदी में कुछ कहा और एक छोटा सा कार्ड दिखाया जिस पर काले और सफेद रंग का एक अजीब सा पैटर्न क्यूआर कोड बना था। अर्जुन ने अपना सस्ता सा स्मार्टफोन निकाला, कैमरा ऑन किया और 1 सेकंड में टिंग की आवाज आई। एक मशीनी आवाज बोली, 20 रुपये प्राप्त हुए। मेरे पिता, जो खुद को दुनिया का सबसे आधुनिक इंसान मानते थे, यह देखकर सन्न रह गए। यह क्या था? उन्होंने पूछा। तुमने बटुआ नहीं निकाला? कोई कार्ड स्वाइप नहीं किया? इंटरनेट कनेक्शन के बिना यह कैसे हुआ? अर्जुन ने समझाया। सर, यह यूपी है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज भारत में सब्जी वाले से लेकर रिक्शा वाला तक और बड़े शोरूम से लेकर यह छोटा चाय वाला तक सब डिजिटल पेमेंट लेते हैं। दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन आज अकेले भारत में होता है। हमारे यहाँ लोग अब जेब में कैश लेकर नहीं चलते, बस मोबाइल काफी है। मेरे पिता के हाथ में पकड़ा हुआ पाउंड का नोट हवा में ही रह गया। वह लंदन में अपनी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड पर गर्व करते थे, लेकिन यहाँ भारत के एक सड़क किनारे बैठे चाय वाले के पास उनसे बेहतर तकनीक थी। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे गर्म चाय में चीनी घुलती है। शाम होते होते हम अर्जुन के घर पहुंचे। मेरे पिता को उम्मीद थी कि अर्जुन किसी झुग्गी झोपड़ी या बहुत पुरानी टूटी फूटी इमारत में रहता होगा, लेकिन गाड़ी एक सुंदर, बड़े और खुले घर के सामने रुकी।
यह कोई महल नहीं था, लेकिन किसी महल से कम भी नहीं था। घर के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें आम और नीम के पेड़ झूम रहे थे। दरवाजे पर फूलों की रंगोली बनी थी। जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, शंख बजने की आवाज आई। मेरे पिता चौंक गए। यह क्या शोर है? शोर नहीं सर, यह स्वागत है, मैंने धीरे से कहा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थीं, अर्जुन की माँ। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, सिर पर पल्लू था और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे कोई देवी हो। उनके हाथ में एक चांदी की थाली थी जिसमें दिया जल रहा था, फूल थे और कुमकुम था। मेरे पिता पीछे हटने लगे। उन्हें यह सब अजीब लग रहा था। अर्जुन की माँ आगे बढ़ीं। उन्होंने पहले मेरे पिता के माथे पर लाल टीका लगाया, फिर उन पर फूल बरसाए और फिर उनकी आरती उतारी। मेरे पिता ने अर्जुन की तरफ देखा। यह सब क्या है? क्या मैं कोई राजा हूँ? अर्जुन ने कहा। नहीं सर, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। चाहे आप हमारे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन हमारे लिए आप इस वक्त भगवान समान हैं। यह हमारे भारत का संस्कार है। मेरे पिता, जो लंदन में हाथ मिलाने से भी कतराते थे, आज एक भारतीय माँ के सामने सिर झुकाए खड़े थे। उस टीके की ठंडक ने शायद उनके दिमाग की गर्मी को कुछ कम कर दिया था। आइए, अंदर आइए, अर्जुन की माँ ने बहुत प्यार से टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। वेलकम होम। घर के अंदर का माहौल बहुत शांत था। अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बीच आंगन में तुलसी का पौधा था जिसके पास दिया जल रहा था। मेरे पिता ने जूतों को देखा। जूते बाहर उतारने होंगे, अर्जुन ने इशारा किया। मेरे पिता ने एक पल के लिए झिझक महसूस की। उनके महंगे इटालियन जूते उतारना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था, लेकिन उस घर की पवित्रता देखकर उन्होंने चुपचाप जूते उतार दिए। यह उनकी पहली हार थी, या शायद उनकी पहली जीत। अर्जुन के पिता, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापक थे, साधारण धोती कुर्ता पहने हुए थे। वह आए और उन्होंने मेरे पिता के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मिस्टर विलियम, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। आज हमारा घर पवित्र हो गया कि आप आए। मेरे पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह इन लोगों को नीचा दिखाने आए थे, नफरत करने आए थे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा था? इतना सम्मान, इतना प्यार। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। रात के खाने का समय हुआ। कोई डाइनिंग टेबल नहीं थी। जमीन पर आसन बिछाए गए थे। क्या हम जमीन पर बैठेंगे? मेरे पिता ने कानाफूसी की। मेरे घुटने। कोशिश कीजिए सर, अर्जुन ने कहा। जमीन से जुड़कर भोजन करने का स्वाद ही कुछ और है। यह पाचन के लिए भी अच्छा है। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से बैठे। उनके सामने केले का पत्ता रखा गया और उस पर एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाने लगे। दाल मखनी, शाही पनीर, गर्मा गर्म नान, रायता, पुलाव और 3 तरह की मिठाइयाँ। यह तो दावत है, मेरे पिता ने कहा। क्या रोज इतना खाना बनता है? आज आप आए हैं, अर्जुन की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। भारत में हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेहमान का पेट भरे बिना हमें नींद नहीं आती। मेरे पिता ने पहला निवाला उठाया। खाने का स्वाद, ओह, वह स्वाद जादुई था। लंदन के फीके खाने के बाद यह खाना जैसे मसालों का एक उत्सव था। मेरे पिता, जो शुरू में नाक सिकोड़ रहे थे, अब उंगलियां चाट रहे थे। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरे पिता को जैसे मौका मिल गया, वह जोर से हंसे। हाँ, देखा, मैं जानता था। आ ही गई असली भारत की तस्वीर सामने। बिजली नहीं है, यही है तुम्हारा विकास अर्जुन। एसी बंद हो गया, अब हम गर्मी में मरेंगे। वह अपनी जीत पर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आखिर उन्हें भारत की एक कमी मिल ही गई, लेकिन अर्जुन शांत था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। 1 मिनट रुकिए सर, अर्जुन ने कहा। तभी अचानक एक हल्की हम की आवाज आई और 1 सेकंड के अंदर पूरे घर की लाइटें वापस आ गईं। पंखे चलने लगे, एसी फिर से शुरू हो गया। यह क्या? पिता ने पूछा। बिजली आ गई? नहीं सर, यह सोलर पावर है, अर्जुन ने छत की तरफ इशारा किया। हमारा पूरा गांव अब सौर ऊर्जा पर चलता है। हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं, हम अपनी बिजली खुद बनाते हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी उत्पादकों में से एक है। यह गांव आत्मनिर्भर है। मेरे पिता का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। जिस गांव को वह पिछड़ा समझ रहे थे, वह गांव उनके लंदन के घर से ज्यादा आत्मनिर्भर था। उनके घर में बिजली जाने पर जनरेटर का शोर होता था, लेकिन यह शांति थी। उस रात मेरे पिता को नींद नहीं आई, गर्मी या मच्छरों की वजह से नहीं, जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि उन सवालों की वजह से जो उनके दिमाग में घूम रहे थे। वह जिसे धूल समझ रहे थे, वह सोना निकला। वह जिसे पिछड़ापन समझ रहे थे, वह आधुनिकता और परंपरा का संगम निकला। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। अभी उन्हें भारत की असली ताकत, यहाँ के लोगों का ज्ञान और आध्यात्मिकता देखना बाकी था। अगली सुबह एक और बड़ा धमाका होने वाला था। मेरे पिता के जोड़ों में पुराना दर्द था, जिसका इलाज लंदन के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। क्या भारत की मिट्टी में उसका इलाज था? भाग 3, जड़ों की शक्ति, आयुर्वेद और सेवा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अर्जुन के घर के आंगन में पड़ीं, तो एक दर्दनाक चीख से घर गूंज उठा। वह आवाज मेरे पिता की थी। लंदन की ठंड और नमी ने उनके घुटनों के पुराने दर्द को, जिसे गठिया कहते हैं, फिर से जगा दिया था। यह दर्द उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने स्टेरॉयड और पेनकिलर दिए थे, लेकिन आराम सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलता था। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई। वह बिस्तर पर बैठे अपने घुटनों को पकड़कर कराह रहे थे। ओह, यह दर्द! सोफी, मुझे मेरी दवायां दो, जल्दी करो। मैं उनका बैग खोजने लगी, लेकिन बदकिस्मती से, या शायद अच्छी किस्मत से, उनकी दवाइयों की शीशी लंदन में ही छूट गई थी। पिताजी, दवाइयां तो नहीं मिल रही हैं, मैंने घबराते हुए कहा। मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? अब मैं क्या करूं? मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले चलो। मुझे कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। तभी कमरे के दरवाजे पर अर्जुन खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में कोई फैंसी मेडिकल किट नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी पीतल की कटोरी थी जिसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। गुड मॉर्निंग सर, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। सुना है आपको दर्द हो रहा है? तुम? मेरे पिता चिल्लाए। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हूं। अब अपनी जादू टोने वाली जड़ी बूटियां मत आजमाना मुझ पर। मुझे एक असली डॉक्टर चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। वह बिस्तर के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। सर, मैं एक न्यूरोसर्जन हूं, याद है? मैं मॉडर्न मेडिसिन जानता हूं, लेकिन कभी कभी जहां सुई काम नहीं करती, वहां प्रकृति काम करती है। यह महानारायण तैलम है, 5000 साल पुरानी विधि से बना आयुर्वेदिक तेल। बस एक बार भरोसा कीजिए। मेरे पिता के पास कोई विकल्प नहीं था। दर्द इतना तेज था कि उन्होंने आंखें बंद कर लीं और पैर आगे कर दिए। अर्जुन ने अपने हाथों में गुनगुना तेल लिया और बहुत ही सधे हुए हाथों से मालिश शुरू की। कमरे में जड़ी बूटियों की तीखी लेकिन सुकून देने वाली खुशबू फैल गई। पहले 5 मिनट तक मेरे पिता का चेहरा तनाव में था। वह बार बार कह रहे थे, यह चिपचिपा है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके माथे की लकीरें मिटने लगीं। उनकी सांसें गहरी हो गईं। अर्जुन के हाथों में जैसे कोई जादू था, या शायद वह जादू उस तेल में था जिसे भारत के ऋषियों ने सदियों पहले खोजा था। 20 मिनट बाद अर्जुन रुका। अब खड़े होकर देखिए सर। मेरे पिता ने पहले मुझे देखा, फिर अर्जुन को। उन्होंने डरते डरते पैर जमीन पर रखा, फिर दूसरा पैर। वह खड़े हुए। उन्होंने एक कदम बढ़ाया। कोई दर्द नहीं। दूसरा कदम। फिर भी कोई दर्द नहीं। वह कमरे में तेजी से चलने लगे। वही आदमी जो अभी बिस्तर पर कराह रहा था, अब बिना सहारे के चल रहा था। यह कैसे संभव है? मेरे पिता बुदबुदाए। मेरी लाखों पाउंड की दवाइयां जो नहीं कर पाएं, वह इस तेल ने कर दिया। सर, अर्जुन ने हाथ पोंछते हुए कहा, पश्चिम में हम शरीर को मशीन समझते हैं और खराब पुर्जे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत में आयुर्वेद शरीर को एक ब्रह्मांड मानता है। हम बीमारी को नहीं, उसके जड़ को ठीक करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, जीवन का विज्ञान। उस सुबह मेरे पिता ने पहली बार अर्जुन को एक अलग नज़र से देखा। वह छत पर गए और देखा कि अर्जुन सूर्य नमस्कार कर रहा था। उसका शरीर किसी धनुष की तरह लचीला और मजबूत था। मेरे पिता, जो जिम जाने को फिटनेस मानते थे, आज समझ रहे थे कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं,
बल्कि प्राणों में होती है। दोपहर को अर्जुन ने कहा, सर, आज हम लंच बाहर करेंगे। मेरे पिता खुश हो गए। शुक्र है, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में चलेंगे ना? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। गाड़ी शहर के एक बड़े गुरुद्वारे के सामने रुकी। सफेद संगमरमर की इमारत धूप में चमक रही थी। हजारों लोग अंदर जा रहे थे। यह क्या है? पिता ने पूछा। यह गुरुद्वारा है सर, अर्जुन ने बताया। यहाँ हम लंगर खाएंगे। लंगर? मतलब? दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई। हम अंदर गए। मेरे पिता को लगा था कि यह कोई धार्मिक रस्म होगी, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बहुत बड़े हॉल में हजारों लोग, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ एक ही पंगत में जमीन पर बैठे थे। कोई वीआईपी सीट नहीं थी, कोई आरक्षण नहीं था। एक तरफ सूट बूट पहने एक बिजनेसमैन बैठा था और उसके ठीक बगल में एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर। सबको एक जैसा खाना परोसा जा रहा था। इनसे पैसे कौन लेता है? मेरे पिता ने धीरे से पूछा। कोई नहीं सर, अर्जुन ने कहा। यह मुफ्त है। यह रोज 50 लोग खाना खाते हैं और यह सब दान और सेवा से चलता है। मेरे पिता ने रसोई की तरफ देखा। वहां सैकड़ों लोग खाना बना रहे थे। महिलाएं रोटियां बेल रही थीं। पुरुष बड़ी बड़ी कड़छियों से दाल चला रहे थे। ये सब कर्मचारी हैं? पिता ने पूछा। नहीं सर, ये सब स्वयंसेवक हैं। देखिए वो। अर्जुन ने एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया जो जूठे बर्तन धो रहे थे। वो इस शहर के सबसे बड़े जज हैं, लेकिन यहाँ वह सिर्फ एक सेवक हैं। इसे हम सेवा कहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। मेरे पिता सुन रह गए। लंदन में लोग अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। वहां अगर किसी के पास पैसा न हो तो वह भूखा सोता है। लेकिन यहाँ भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कोई भूखा नहीं रह सकता था, और यह किसी सरकार ने नहीं, बल्कि समाज ने खुद बनाया था। हम भी पंगत में बैठ गए। मेरे पिता को जमीन पर बैठने में अब शर्म नहीं आ रही थी। एक सिख स्वयंसेवक आया और उसने दोनों हाथों से बाल्टी पकड़कर हमारी थाली में गरम दाल परोसी, साथ में एक मुस्कान भी दी। वाहे गुरु, उसने कहा। मेरे पिता ने उस साधारण दाल और रोटी को खाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोफी, उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने दुनिया के सबसे महंगे होटलों में खाना खाया है, लेकिन इस खाने में जो स्वाद है वह कहीं नहीं था। वह स्वाद प्रेम का है सर, अर्जुन ने कहा। यह खाना बनाने वाले हर व्यक्ति ने इसमें अपनी दुआएं मिलाई हैं। बाहर निकलते वक्त मेरे पिता कुछ बदलना चाहते थे। वह अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालने लगे। वह शायद कुछ पैसे दान करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर चीज की कीमत होती है। लेकिन अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया। सर, यह पैसे से ज्यादा सेवा का महत्व है। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो बस अपना अहंकार यहीं छोड़ दीजिए। मेरे पिता ने एक पल के लिए अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में अब वो पुरानी कठोरता नहीं थी। वह गुरुद्वारे के गुंबद को देख रहे थे। अर्जुन, उन्होंने पहली बार अर्जुन का नाम इज्जत से लिया। तुम सही कह रहे थे। मेरा लंदन बहुत अमीर है, लेकिन शायद हम दिल के गरीब हैं। यहाँ के लोगों के पास शायद बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन इनके पास जो रूहानी दौलत है वह हम कभी नहीं खरीद सकते। वापसी के रास्ते में हमने देखा कि सड़क किनारे एक गाय बैठी थी और ट्रैफिक रुका हुआ था। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। लोग शांति से गाय के उठने का इंतजार कर रहे थे। कल तक मेरे पिता इसे पागलपन और अव्यवस्था कहते, लेकिन आज उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और कहा, अद्भुत है। जिस देश में जानवरों को भी इतना सम्मान मिलता है, वहां इंसान का कितना सम्मान होता होगा। यह मैं अब समझ पा रहा हूं। लेकिन भारत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब तक मेरे पिता ने भारत की अच्छाई देखी थी, लेकिन अब उन्हें भारत की बुद्धिमत्ता और मेधा, इंटेलेक्ट का सामना करना था। उन्हें लगता था कि भारतीय सिर्फ भावुक होते हैं, लेकिन क्या वे जानते थे कि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस की बागडोर भी इन्हीं भारतीयों के हाथ में है? अगले दिन अर्जुन उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां मेरे पिता का पश्चिमी श्रेष्ठता का आखिरी भ्रम भी टूटने वाला था। वह जगह थी इसरो का सेंटर और एक प्राचीन गुरुकुल, जहां विज्ञान और वेद एक साथ मिलते हैं। भाग 4, विश्व गुरु, विज्ञान और बुद्धिमत्ता की शक्ति। अगले दिन की सुबह
अर्जुन ने कहा, सर, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। आज मैं आपको आधुनिक भारत के उन मंदिरों में ले जाऊंगा जहां हम भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरे पिता, लॉर्ड विलियम, थोड़े संशय में थे। भविष्य, भारत में? मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ सिर्फ कॉल सेंटर हैं जहां लोग हमारी शिकायतें सुनते हैं। क्या तुम मुझे कोई कंप्यूटर की दुकान दिखाने ले जा रहे हो? उनकी आवाज में अभी भी वह पुराना व्यंग्य था। उन्हें लगता था कि विज्ञान और तकनीक सिर्फ पश्चिम की जागीर है। गाड़ी शहर से दूर एक बहुत ही सुरक्षित और विशाल परिसर की ओर बढ़ी। बड़े बड़े गेट, कड़ी सुरक्षा और चारों तरफ हरियाली। यह क्या है? पिता ने पूछा। यह इसरो का केंद्र है सर, अर्जुन ने गर्व से कहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पिता हंसे। ओह, स्पेस? मैंने सुना है तुम लोग रॉकेट साइकिल पर ले जाते थे। क्या सच में तुम लोग अंतरिक्ष में कुछ कर भी रहे हो? अर्जुन ने गाड़ी रोकी और एक बड़ी सी स्क्रीन की ओर इशारा किया जो विजिटर्स गैलरी में लगी थी। वहां एक वीडियो चल रहा था, चंद्रयान के लैंडिंग का। सर, जिस चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया के सबसे अमीर देश संघर्ष कर रहे थे, वहां भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? पिता ने स्क्रीन को देखा। क्या? हमारी मंगल ग्रह की यात्रा का खर्च हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम था। हम भारतीयों को जुगाड़ और किफायत की आदत है। हम कम में ज्यादा करना जानते हैं। मेरे पिता के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वह आंकड़ों को देख रहे थे। हॉलीवुड फिल्म से भी सस्ता? वह अविश्वास से बुदबुदाए। लेकिन यह कैसे संभव है? हमारे नासा को तो अरबों डॉलर लगते हैं। तभी वहां एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आए। उन्होंने साधारण खादी का कुर्ता पहना हुआ था, माथे पर विभूति लगी थी। देखने में वह किसी पुजारी जैसे लग रहे थे, वैज्ञानिक जैसे नहीं। नमस्ते, उन्होंने हाथ जोड़े। मैं डॉ. नायर हूं, इस मिशन का डायरेक्टर। मेरे पिता ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आप रॉकेट बनाते हैं? इन कपड़ों में? डॉ. नायर मुस्कुराए। सर, विज्ञान कपड़ों में नहीं, दिमाग में होता है। हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है और हम बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पहले तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे लिए विज्ञान और ईश्वर अलग नहीं है। मेरे पिता सुन्नत थे। लंदन में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक रॉकेट साइंटिस्ट माथे पर तिलक लगाकर क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा था। सर, डॉ. नायर ने कहा, पूरी दुनिया ने शून्य ज़ीरो की खोज किसने की? भारत ने। अगर भारत ने शून्य नहीं दिया होता तो आज न कंप्यूटर होते, न बाइनरी कोड होता, न ही यह डिजिटल दुनिया होती। हम सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं करते, हम तकनीक की जननी हैं। वहां से निकलने के बाद मेरे पिता बहुत शांत थे। उनका पश्चिमी विज्ञान का अहंकार हिल चुका था। शायद तुम सही हो अर्जुन, उन्होंने कार में कहा। स्पेस में तुम लोग अच्छे होगे, लेकिन शिक्षा, असली बुद्धिमत्ता, वह तो अभी भी हमारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ही है। अर्जुन मुस्कुराया। चलिए सर, आपको एक स्कूल ले चलता हूँ। हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे जो न तो बहुत महंगा इंटरनेशनल स्कूल था और न ही कोई सरकारी स्कूल। यह एक आधुनिक गुरुकुल था। यह बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे थे, लेकिन उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था। एक तरफ कोडिंग की क्लास चल रही थी और दूसरी तरफ संस्कृत के श्लोक गूंज रहे थे। हम एक क्लास में गए जहां 10-12 साल के बच्चे बैठे थे। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पिता ने पूछा। इनके पास कैलकुलेटर क्यों नहीं है? ये वैदिक गणित, वैदिक मैथ सीख रहे हैं सर, अर्जुन ने बताया। ये बिना कैलकुलेटर के कंप्यूटर से भी तेज गणना कर सकते हैं। पिता ने मजाक में कहा, असंभव, मैं खुद एक बैंकर रहा हूं। बिना मशीन के बड़ी गणनाएं नहीं हो सकती। अर्जुन ने क्लास के एक छोटे बच्चे, जिसका नाम रोहन था, को खड़ा किया। रोहन, सर को अपनी शक्ति दिखाओ। मेरे पिता ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपना महंगा आईफोन निकाला और कैलकुलेटर खोला। ठीक है बच्चे, पिता ने कहा। बताओ, 98 गुणा 97 कितना होता है? मेरे पिता अभी नंबर टाइप कर ही रहे थे कि रोहन ने तुरंत जवाब दिया, 9506। मेरे पिता का हाथ रुक गया। उन्होंने कैलकुलेटर में इक्वल दबाया। स्क्रीन पर वही नंबर था, 9506। तुक्का होगा, पिता ने कहा। यह बताओ, 85 का स्क्वायर क्या है?
7225। रोहन ने पलक झपकते ही कहा। मेरे पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने एक के बाद एक कई मुश्किल सवाल पूछे। गुणा, भाग, वर्गमूल। वह मशीन पर टाइप करते, उससे पहले ही वह छोटा बच्चा जिसके माथे पर चंदन लगा था जवाब दे देता। यह कैसे कर रहा है? पिता ने हार मानकर फोन जेब में रख लिया। क्या इसके दिमाग में चिप लगी है? नहीं सर, शिक्षक ने बताया। यह हमारे प्राचीन वेदों का ज्ञान है। हमने दुनिया को गणित सिखाया है। पाइथागोरस से बहुत पहले हमारे ऋषियों ने बौधायन प्रमेय लिख दिया था। आज आप जिसे कोडिंग और एल्गोरिदम कहते हैं, वह सब हमारे संस्कृत व्याकरण में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। क्लास से बाहर आते हुए मेरे पिता ने एक दीवार पर कुछ तस्वीरें देखीं। सुंदर पिचाई, गूगल, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण अडोबे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ। ये सब भारतीय है? पिता ने हैरानी से पूछा। जी हाँ सर, अर्जुन ने गर्व से कहा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को आज भारतीय चला रहे हैं। जानते हैं क्यों? पिता ने अर्जुन की तरफ देखा। वह सच में जानना चाहते थे। क्योंकि सर, अर्जुन ने समझाया, हमारी शिक्षा सिर्फ स्किल कौशल नहीं देती, वैल्यू मूल्य देती है। हम बचपन से सीखते हैं कि अराजकता में भी शांति कैसे बनाए रखें। हम सीखते हैं कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है। एक पश्चिमी मैनेजर सिर्फ प्रॉफिट देखता है, लेकिन एक भारतीय लीडर धर्म और कर्म को देखता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हम पर भरोसा करती है। लौटते वक्त शाम हो गई थी। मेरे पिता कार की पिछली सीट पर बिल्कुल चुप बैठे थे। उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड व्यू चकनाचूर हो चुका था। वह जिसे स्पेरों का देश कहते थे, वह असल में दुनिया का गुरु विश्व गुरु निकला। वह जिसे गरीब कहते थे, वह ज्ञान में सबसे अमीर निकला। वह जिसे पिछड़ा कहते थे, वह तकनीक में सबसे आगे निकला। घर पहुंचकर मेरे पिता सीधे अर्जुन के पिता यानी मेरे होने वाले ससुर जी के पास गए। वह बरामदे में बैठकर गीता पढ़ रहे थे। मेरे पिता उनके पास गए और उनके बगल में जमीन पर बैठ गए। मिस्टर शर्मा, मेरे पिता ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अर्जुन के पिता ने अपनी किताब बंद की। कहिए मिस्टर विलियम। मैं हार गया, मेरे पिता ने कहा। उनकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। मैं यह साबित करने आया था कि मेरा देश, मेरी संस्कृति महान है। लेकिन पिछले 3 दिनों में मैंने जो देखा, उसने मुझे छोटा बना दिया। अर्जुन के पिता ने मुस्कुराते हुए मेरे पिता के कंधे पर हाथ रखा। नहीं विलियम साहब, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नजरिए का फर्क होता है। हमें खुशी है कि आप भारत को अपनी आंखों से देख पाए। मैंने देखा, पिता ने कहा। मैंने तकनीक देखी, मैंने संस्कार देखे, मैंने सेवा देखी, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है। क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लोग इतने विनम्र कैसे हैं? हम अंग्रेजों ने अगर यह सब किया होता तो हम पूरी दुनिया को गुलाम बना लेते, लेकिन आप लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। क्यों? अर्जुन के पिता ने जो जवाब दिया, वह मेरे पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। क्योंकि विलियम साहब, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। जिस पेड़ पर फल नहीं होते, वह अकड़कर खड़ा रहता है और आंधी में टूट जाता है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विद्या ददाति विनयम, यानी असली ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए। हम दुनिया को जीतना नहीं चाहते, हम दुनिया को अपना परिवार बनाना चाहते हैं। उस रात मेरे पिता ने अपनी डायरी निकाली। वह डायरी जिसमें वह हमेशा अपनी जीतों का हिसाब लिखते थे। आज उन्होंने उसमें लिखा, आज मैं एक ऐसे देश में हूं जो मुझसे हजारों साल पुराना है और शायद मुझसे हजारों साल आगे भी। मैं लंदन का एक अमीर लॉर्ड हूं, लेकिन यहाँ के एक आम किसान के सामने मैं गरीब महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास शांति है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी आना बाकी था। अगले दिन मेरी और अर्जुन की सगाई होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो मेरे पिता को पूरी तरह से बदलकर उन्हें एक भारतीय पिता बना देने वाली थी। क्या मेरे पिता, जो कल तक इस रिश्ते के खिलाफ थे, अपनी बेटी का हाथ एक भारतीय के हाथ में सौंपते हुए गर्व महसूस करेंगे, या कुछ ऐसा होगा जो सबकी आंखों में आंसू ला देगा? भाग 5, महापरिवर्तन, अहंकार का अंत और भारत की विजय। सगाई का दिन आ गया था। अर्जुन का घर गेंदे के फूलों की खुशबू और शहनाई की मीठी आवाज से महक रहा था।
यह कोई लंदन की पार्टी नहीं थी जहां लोग सिर्फ शराब पीते हैं और औपचारिक बातें करते हैं। यह भारत का उत्सव था, जहां हवा में भी खुशियां घुली होती हैं। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मैंने आज गाउन नहीं, बल्कि एक लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। आईने में खुद को देखकर मुझे लगा कि मैं सोफी नहीं, बल्कि भारत की ही कोई बेटी हूं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा, उस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे पिता, लॉर्ड विलियम, दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन वह अपना काला सूट नहीं पहने थे। उन्होंने एक क्रीम रंग की शेरवानी और सिर पर एक राजस्थानी साफा पगड़ी पहन रखा था। मैं कैसा लग रहा हूं? उन्होंने धीरे से पूछा। वह थोड़े संकुचित थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। पिताजी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप बिल्कुल एक भारतीय महाराजा लग रहे हैं। पिता मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान अलग थी। सोफी, मुझे अजीब लग रहा है, ये कपड़े। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं। इन्हें पहनकर मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किसी जिम्मेदारी को ओढ़ रहा हूं। इस देश के रंगों में एक अजीब सा जादू है। हम नीचे गए। मेहमान आ चुके थे। अर्जुन के रिश्तेदार, गांव के लोग और उसके अस्पताल के दोस्त। जैसे ही मेरे पिता ने आंगन में कदम रखा, सबने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। खम्मा घनीसा, किसी ने राजस्थानी में कहा। राम राम सा, किसी ने हरियाणवी में कहा। भाषाएं अलग थीं, लेकिन भाव एक ही था, सम्मान। सगाई की रस्म शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। संस्कृत के उन मंत्रों में एक ऐसी कंपन थी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। मेरे पिता, जो चर्च के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाते थे, आज मंत्रों की ध्वनि पर आंखें बंद किए बैठे थे। उन्हें शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें शांति समझ आ रही थी। रस्म पूरी हुई। मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। फूलों की बारिश हुई। अब समय था भाषण का। लंदन की परंपरा के अनुसार दुल्हन के पिता को कुछ बोलना होता है। पूरा घर शांत हो गया। सबकी निगाहें मेरे पिता पर थीं। अर्जुन के माता पिता थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरे पिता फिर से कोई कड़वी बात न कह दें, कहीं वह भारत की गरीबी या किसी कमी का मजाक न उड़ा दें। मेरे पिता धीरे से खड़े हुए। उन्होंने माइक हाथ में लिया। उनका हाथ कांप रहा था। वह लॉर्ड विलियम, जो संसद में दहाड़ते थे, आज भारत के एक छोटे से गांव में कांप रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अर्जुन के पिता की ओर देखा। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, और उन्होंने अपना पहला शब्द अंग्रेजी में नहीं, बल्कि टूटी फूटी हिंदी में कहा। नमस्ते मेरे भारत के परिवार। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पिता ने फिर अंग्रेजी में बोलना जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज भारी थी। मैं यहाँ एक राजा की तरह आया था। मुझे लगा था कि मैं एक महान देश से आया हूँ और यह देश मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं यह कमियां खोजने आया था। मैं अपनी डायरी में लिखने आया था कि यह कितनी धूल है, कितनी गरीबी है। पिताजी रुके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी जेब से वह डायरी निकाली। लेकिन आज मैं इस डायरी को बंद कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 दिनों में मैं हार गया हूं, और यह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हार है। वह मंच से नीचे उतरे और सीधे अर्जुन के पिता, मिस्टर शर्मा के पास गए। मिस्टर शर्मा, पिता ने कहा, मैंने लंदन में बड़े बड़े महल देखे हैं, लेकिन आपके इस छोटे से घर में जो दिल है, वह उन महलों से बड़ा है। मैंने दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयां खाई हैं, लेकिन आपके बेटे के हाथों में जो जादू है, वह कहीं नहीं है। मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, लेकिन आपके गुरुकुल के बच्चों के पास जो ज्ञान है, वह हमारे पास नहीं है। और फिर मेरे पिता ने वह किया जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। लॉर्ड विलियम, ब्रिटिश साम्राज्य के एक अहंकारी प्रतीक, धीरे से झुके। उन्होंने अपने घुटने मोड़े और अर्जुन के पिता के चरणों को अपने हाथों से छू लिया। उन्होंने चरण स्पर्श किया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अर्जुन की मां के मुंह से एक सिसकी निकल गई। अर्जुन के पिता ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। यह क्या कर रहे हैं विलियम साहब? आप समधी हैं हमारे, हम तो बराबर हैं, अर्जुन के पिता ने रोते हुए कहा। मेरे पिता ने रोते हुए कहा, नहीं, भारत में ज्ञान और उम्र का सम्मान होता है। आप मुझसे महान हैं। आपका देश मुझसे महान है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके देश को समझने में बहुत बड़ी गलती की। यह देश सपेरों का नहीं है। यह देश विश्वगुरु है।
यह दुनिया को चलना सिखाता है। उस पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं था, यह पूर्व और पश्चिम का मिलन था, जहाँ अहंकार ने संस्कारों के सामने घुटने टेक दिए थे। सगाई के बाद जब विदाई का समय आया तो मेरे पिता ने एक और घोषणा की, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा। मेरा दिल बैठ गया। क्या वह फिर से बदल गए? लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां सिर्फ अपना कारोबार समेटने जा रहा हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं इसी भारत भूमि पर बिताना चाहता हूं। मैं यहाँ योग सीखना चाहता हूं। मैं गंगा के किनारे बैठना चाहता हूं। मैं उस शांति को पाना चाहता हूं जो मुझे सारी दौलत नहीं दे पाई। यह सुनकर अर्जुन ने मेरे पिता को गले लगा लिया। उपसंहार 2 साल बाद, आज 2 साल हो चुके हैं, मैं और अर्जुन बेंगलोर में रहते हैं। हम दोनों मिलकर एक ऐसा अस्पताल चलाते हैं जहां आधुनिक सर्जरी और प्राचीन आयुर्वेद साथ साथ चलते हैं। और मेरे पिता, वह अब लॉर्ड विलियम नहीं रहे। गांव के लोग उन्हें प्यार से विलियम चाचा कहते हैं। वह अब सूट नहीं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाते हैं और शाम को बच्चों को अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। कल मैंने उन्हें देखा, वह कुछ विदेशी पर्यटकों से बात कर रहे थे जो भारत की आलोचना कर रहे थे। पिताजी हंस रहे थे। उन्होंने उन पर्यटकों से वही कहा जो अर्जुन ने उनसे कहा था, रुको, अभी तुमने भारत को देखा नहीं है। अपनी आंखों से अहंकार का चश्मा उतारो और फिर देखो, तुम्हें धूल में भी सोना दिखाई देगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह कहानी है उस महान भारत की जो सदियों से दुनिया को अपनाता आया है, जिसने आक्रमणकारियों को भी अपना बना लिया और जिसने नफरत करने वालों को भी प्यार करना सिखाया। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे वह तकनीक हो, योग हो, स्पेस हो या संस्कार। भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं रहा। भारत अब मशाल लेकर सबसे आगे चल रहा है। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, अगर आपको भी लगता है कि हमारी संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तो इस कहानी को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाइए, ताकि दुनिया जान सके कि जब वे भारत आते हैं तो वे एक देश में नहीं बल्कि एक घर में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।